Dear students, today we will discuss about the election of President of India. इंडिया का प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होते हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोल कॉलेज. द वर्ड देयर इज इलेक्ट्रोल कॉलेज. दैट मीन्स प्रेसिडेंट का इलेक्शन में इलेक्ट्रोल कॉलेज के द्वारा वहाँ पर वोट होते हैं. तो इलेक्ट्रोल कॉलेज कहने का मतलब एक्चुअली ये है एक बॉडी ऑफ इलेक्टर्स. दैट मीन्स इलेक्टर्स मीन्स जो वोट देते हैं उनका ही एक ग्रुप जो है उसी को इलेक्ट्रोल कॉलेज कहते हैं. और यही लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए वोट देते हैं, ठीक है. तो बॉडी ऑफ इलेक्टर्स में कौन कौन आते हैं, दैट मीन्स प्रेसिडेंट का इलेक्शन में वोट कौन कौन देते हैं, तो वो है इलेक्टेड एमपीस ऑफ लोकसभा. लोकसभा का सिर्फ इलेक्टेड एमपी, नॉमिनेटेड नहीं, प्लस इलेक्टेड एमपीस ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा का भी इलेक्टेड एमपी, नॉमिनेटेड नहीं. और इसका साथ साथ इलेक्टेड एमएलएस, जितना भी स्टेट होगा, यूटी होगा, वहाँ का जितना भी एमएलए है, दैट मीन्स ये तीनों मिला करके आपका इलेक्ट्रोल कॉलेज बनता है. इलेक्टेड एमपीस ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड एमपीस ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड एमएलएस ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी. ये टोटल मिला करके इलेक्ट्रोल कॉलेज बनते, अर्थात यही लोग प्रेसिडेंट का इलेक्शन में वोट देते हैं, कॉमन पीपल नहीं. ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं नंबर 1 में लोकसभा में इलेक्टेड एमपी कितना है टोटल. तो यह है आपका 543 इलेक्टेड एमपी है. और इसी तरह से राज्यसभा का इलेक्टेड एमपी है 233. और इसी तरह से टोटल इलेक्टेड एमएलएस का जो बात करते ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड करके ये होगा आपका 4120. ओके, दैट मीन्स अगर हम टोटल को ऐड कर देंगे 543 लोकसभा इलेक्टेड एमपी प्लस 233 राज्यसभा इलेक्टेड एमपीस प्लस 4120 इलेक्टेड एमएलएस, तो टोटल मिला करके जो नंबर होगा, दैट मीन्स वोट देने वाले लोगों का जो संख्या जो होगा प्रेसिडेंट का इलेक्शन में इंडिया में, ये होगा 4896 इलेक्टर्स. दैट मीन्स वो इलेक्ट्रोल कॉलेज में प्रेसिडेंट का इलेक्शन में जो इलेक्ट्रोल कॉलेज जो बनता है या तो इलेक्ट्रोल बॉडी जो बनता है, इसमें टोटल वोट देने वाले व्यक्ति होते 4896 टोटल. ओके, अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू हो. जैसे कि जनरली हम लोग यही कहते हैं 1 पर्सन 1 वोट देंगे और 1 वोट का 1 ही वैल्यू होगा, चाहे वो अंबानी हो, रिचेस्ट पर्सन इंडिया, चाहे वो एक आपका गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, 1 वोट का 1 ही वैल्यू होगा. तो यहाँ पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन में जो लोग वोट दे रहे हैं, वहाँ पर टोटल हम लोगों ने जिसका संख्या बताए थे 4896, ठीक है. 4896 पीपल यहाँ पर वोट दे रहे, पीपल मतलब इलेक्टर्स, ठीक है. तो यहाँ सबका वोट का वैल्यू सेम नहीं रहता है, ठीक है. अब यहाँ देखते हैं कि वोट का वैल्यू क्या रहता है. तो वोट का वैल्यू निकालने के लिए पहले हम देखते हैं कि एमएलए का वोट का वैल्यू क्या रहता है. टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, दैट मीन्स एमएलए का वोट का वैल्यू क्या रहता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पहले स्टेट का पॉपुलेशन जानना जरूरी है. और स्टेट का पॉपुलेशन प्रेजेंट का नहीं, ये 1971 का सेंसस में जो पॉपुलेशन है उसी को लेकर के हम लोग चल रहे. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट जो है, ठीक है, 1971 में स्टेट का पॉपुलेशन क्या था, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ एमएलए ऑफ द स्टेट. उस स्टेट में कितना एमएलए है उससे डिवाइड करेंगे और जो नंबर हमको मिलेगा
उसको और 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 MLA का वोट का वैल्यू आ जाएगा वो पार्टिकुलर स्टेट का। ओके, और यहाँ पर जैसे कि मैंने बोल दिया पॉपुलेशन इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू 1971 सेंसस। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग MLA का वोट का वैल्यू निकालने के लिए टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, जिस स्टेट का MLA का वोट का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, तो उस स्टेट का टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करना है उस स्टेट में टोटल कितना MLA है उससे, और जो नंबर मिलेगा उसको और 1000 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पॉपुलेशन प्रेजेंट का पॉपुलेशन नहीं, 1971 का सेंसस का अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन था उसी पॉपुलेशन को डिवाइड करना है। जैसे कि देखते हैं हम लोग फर्स्ट बिहार का। बिहार में 1971 का सेंसस का अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन जो था 4,21,26,236 ये पॉपुलेशन था बिहार का 1971 का सेंसस का अकॉर्डिंग। अभी तो 10 करोड़ का भी क्रॉस हो गए हैं, तो जो भी हो हमको 1971 का सेंसस का अकॉर्डिंग ही चलना है। तो बिहार का पॉपुलेशन जो था 4,21,26,236 1971 में, और MLA का टोटल संख्या 243 से डिवाइड करेंगे, जो नंबर मिलेगा उसको और 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पर फाइनली जो नंबर मिलता है 173। दैट मीन्स बिहार का एक MLA का वोट का वैल्यू होगा 173। दैट मीन्स प्रेसिडेंट का इलेक्शन में बिहार का कोई भी एक MLA जो वोट देते उसका वोट का वैल्यू, एक MLA ने वोट दिया तो 1 वोट नहीं होगा, 173 होगा। ठीक है, इसी तरह से हम चलते यूपी की तरफ। उत्तर प्रदेश में 1971 में जो सेंसस हुआ उसका अकॉर्डिंग वहाँ का पॉपुलेशन जो था 8,38,49,905 ये था आपका उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन 1971 में। और इसको डिवाइड करेंगे वहाँ का टोटल नंबर ऑफ MLA जो है 402, और जो नंबर मिलेगा उसको और डिवाइड करेंगे 1000 से, तो फाइनली हमको जो नंबर मिलता है 208। कहने का मतलब यहाँ पर यही है, उत्तर प्रदेश का MLA जो वोट देते हैं तो 1 MLA उत्तर प्रदेश का उसका वोट होगा 208। दैट मीन्स बिहार का MLA का 1 MLA का वोट होता है 173, उत्तर प्रदेश का 1 MLA का वोट हो रहा है आपका 208। और इसी तरह से हम लोग सिक्किम का देखते हैं। तो पॉपुलेशन जो है 1971 सेंसस में 2,09,843 ये था पॉपुलेशन 1971 में। ओके, इसको डिवाइड करेंगे वहाँ का टोटल MLA से जो है 32, और जो नंबर हमको मिलेगा उसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो हमको फाइनली जो नंबर मिलता है वो है 7। दैट मीन्स सिक्किम का 1 MLA का वोट का वैल्यू होगा सिर्फ 7। दैट मीन्स यहाँ पर अलग अलग स्टेट का MLA का वोट का वैल्यू अलग अलग हो रहा है। यहाँ 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि सिक्किम में अगर देखेंगे एक MLA जो है अप्रोक्स 6000 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही चीज़ अगर हम लोग बिहार में यूपी में देखेंगे तो 1 MLA अप्रोक्स 2 लाख जैसा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्रेजेंट में तो और ज़्यादा कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ये वोट का वैल्यू भी वेरी करता है अलग अलग स्टेट का MLA का। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर अभी तक हम लोग ने देखे
बिहार का एक एमएलए का वोट का वैल्यू हुआ 173। तो बिहार में 243 एमएलए है, तो पूरा बिहार का एमएलए का वोट का वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 1 एमएलए का वोट का वैल्यू 173, तो टोटल एमएलए है 243, तो 243 इंटू 173 करेंगे तो बिहार का टोटल एमएलए का वोट का वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश का 1 एमएलए का वोट का वैल्यू 208, तो टोटल एमएलए है 402 उत्तर प्रदेश में, तो 402 इंटू 208 करेंगे तो उत्तर प्रदेश का टोटल एमएलए का टोटल वोट वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह से सिक्किम का आपका 1 एमएलए का वोट का वैल्यू 7 है और टोटल एमएलए है 32, तो टोटल एमएलए का वोट का वैल्यू हो जाएगा 32 इंटू 7। ठीक है, इस तरह से करके हम लोग ईच स्टेट का या तो यूनियन टेरिटोरी का जहाँ जहाँ एमएलए होगा उसका टोटल वोट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि टोटल वोट वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल द एमएलएस, जितना भी स्टेट से और यूटी है जहाँ जहाँ एमएलए है वो सब का वोट का वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे पूरा इंडिया का तो वो होगा 5,49,495। ये होगा टोटल एमएलए का वोट का वैल्यू पूरा इंडिया का। ये तो हुआ आपका एमएलए का वोट का वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन में सिर्फ एमएलए तो वोट नहीं दे रहा है, एमपी भी वोट दे रहा है, लोकसभा एमपी, राज्यसभा एमपी दोनों ही। अब एमपी का वोट का वैल्यू देखते हैं, वो फाइंड आउट कैसे करेंगे? फॉर्मूला है सम ऑफ द वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलएस। सम ऑफ द वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलएस कहने का मतलब टोटल एमएलए का वोट वैल्यू, पूरा इंडिया का एमएलए का वोट वैल्यू कितना है? 5,49,495। इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा इलेक्टेड एमपीस। लोकसभा और राज्यसभा का जो इलेक्टेड एमपीस जो है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो सम ऑफ द वोट वैल्यू ऑफ ऑल द एमएलएस जो है, टोटल इंडिया का एमएलएस का वोट वैल्यू हो रहा है 5,49,495। इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा इलेक्टेड एमपीस जो हो जाएगा 776। तो 776 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमको जो फाइनली नंबर मिलता है 708। दैट मीन्स 1 एमपी का वोट का वैल्यू हो जाएगा 708, चाहे ये लोकसभा का एमपी हो चाहे राज्यसभा का एमपी हो। ठीक है, वोट का वैल्यू सेम रहता है यहाँ पर 708। राज्यसभा का एमपी के लिए भी, लोकसभा का एमपी के लिए भी वोट का वैल्यू 708। दैट मीन्स बिहार का लोकसभा का एमपी हो या तो राज्यसभा का एमपी हो, चाहे उत्तर प्रदेश का लोकसभा का एमपी हो या तो राज्यसभा का एमपी हो, जो वोट देंगे 1 एमपी जो वोट देते हैं उसका वैल्यू काउंट होगा 708 ही। एक एमपी का वोट का वैल्यू हुआ ये 708। तो टोटल आपका एमपी का वोट का वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल इलेक्टेड एमपी 776, 1 एमपी का वोट का वैल्यू 708, तो 708 इंटू 776 वो भी फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए प्लस एमपी। एमएलए का टोटल वोट वैल्यू जो था पूरा इंडिया का 5,49,495, और इसी तरह से एमपी टोटल एमपी का वोट का वैल्यू हो जाएगा आपका 5,49,408। ठीक है,
अब ये नंबर कैसे मिला? सेम हम लोग बैक चलते हैं। यहाँ देखिए आप, एक एमपी का वोट का वैल्यू हम लोग ने जो फाइंड आउट किए थे, 1 एमपी का वोट का वैल्यू था 708। तो टोटल 776 एमपी है, तो 776 इंटू 708 करेंगे तो टोटल एमपी का टोटल वोट वैल्यू आ जाता है। तो वहीं से निकाले हमने। तो टोटल यहाँ टोटल एमएलए प्लस टोटल एमपी का ऑल इंडिया का वोट का वैल्यू हो जाएगा आपका 10 लाख। ठीक है, 10,98,903 ये टोटल वोट का वैल्यू हो जाएगा। दैट मीन्स प्रेसिडेंट का इलेक्शन में टोटल वोट का वैल्यू हो जाएगा 10,98,903। ठीक है, अब वोट देने वाला आदमी इतना नहीं है, किंतु वोट का वैल्यू हो रहा है इतना। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन जब होगा तो ज़रूर इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए मोर देन 1 होंगे। ठीक है, अगर एक ही इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है तो वो तो अनअपोज जीत गए, वो अलग बात हो गई, तो एक से तो ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखते, सपोज 4 कैंडिडेट प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 4 में से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला वही प्रेसिडेंट होगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको कोटा सिस्टम लागू होता है। कोटा क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट डिवाइडेड बाई 2 + 1, ये कोटा है। कहने का मतलब कोटा पूरा करना होता है एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के लिए, वोट जीतने के लिए। तो वो कोटा कैसे निकाला जाता है? टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट, वैलिड वोट बोल रहे हैं हम यहाँ पर। ऐसे तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वो है टोटल 10,98,903। अब जरूरी नहीं कि टोटल एमएलए ने टोटल एमपी ने वोट दिया हो, सबने देगा, सबने सही ढंग से वोट देगा तो टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट हो जाएगा 10,98,903। किंतु ऐसे ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। कभी ऐसा हो सकता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन का टाइम में कोई एमपी या तो एमएलए एक्सपायर कर गए तो वो वोट नहीं दे पाए, उनका जगह इलेक्शन नहीं हो रहा है उस समय सपोज। ठीक है, नया मेंबर नहीं आए तो वो वोट नहीं दे पाए, तो उस केसेस में टोटल वैलिड वोट जो होगा 10,98,903 नहीं होगा। ठीक है, उसका वोट का वैल्यू माइनस हो जाएगा। और इसी तरह से कोई एमपी हो एमएलए हो, जब वोट देते हैं तो सही ढंग से वोट दे नहीं पाए, ठीक है, गलत तरीके से वोट दिए, तो उस केसेस में भी वो वोट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो टोटल वैलिड वोट जो है यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा। तो जो भी हो, हम लोग एज्यूम करते हैं टोटल वैलिड वोट को हम एज्यूम कर रहे हैं 100 है। सपोज कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, सपोज टोटल वैलिड वोट 100 है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है, 100 टोटल वैलिड वोट डिवाइडेड बाई 2 + 1 इक्वल्स टू क्या होगा 51। ये हो जाएगा कोटा। दैट मीन्स अगर टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट 100 है तो एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है, इलेक्शन जीतने के लिए उनको 51 वोट उनको वहाँ पर मिलना चाहिए, वोट वैल्यू 51 उनको मिलना चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट बन सकता है। ओके, अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन में और एक चीज़ याद रखना है, प्रीफरेंशियल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कुछ अलग टाइप से होता है। यहाँ पर वर्ड हम लोगों ने यूज़ किए प्रीफरेंशियल एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रीफरेंशियल कहने का मतलब जनरली यहाँ पर बैलेट पेपर का यूज़ होते हैं, और उस बैलेट पेपर में जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखा दिया है ABCD जो दिए हमने,
ABCD, ठीक है। अब यहाँ पर उस बैलेट पेपर में ABCD कहने का मतलब हम यहाँ प्रेसिडेंटल कैंडिडेट का नाम का जगह ABCD लिख रहे हैं, ठीक है। ए का जगह मान के चलो रामनाथ कोविंद, ठीक है। बी का जगह इस तरह से करके जो भी नाम हो, ठीक है। तो ये तो प्रेसिडेंटल कैंडिडेट का नेम जो है, ठीक है, उसको हमने A, B, C और D से इंडिकेट किए। तो आपको मिलेगा एक पेपर, आपको मतलब जो MP है इलेक्टेड, जो MLA है इलेक्टेड, उनको मिलेगा एक बैलेट पेपर। उसमें प्रेसिडेंटल कैंडिडेट का नाम रहेगा, साइड में बॉक्स रहेगा। उस बॉक्स में आपको मेंशन करना है आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं। बी को अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस देते, दैट मीन्स आपका अकॉर्डिंग कैंडिडेट बी जो है सबसे अच्छा है आपका अकॉर्डिंग, तो बी को 1, बी का जस्ट बगल का बॉक्स में आप 1 डाल देंगे। दैट मीन्स आपका फर्स्ट प्रेसिडेंटल कैंडिडेट का आपने प्रेफर किया बी को। इसी तरह से अगर बी नहीं है, बी अगर नहीं हो पाए तो सेकेंड प्रेसिडेंटल कैंडिडेट आप किसको प्रीफर करना चाहते, तो सपोज आपने ए को कर दिए, तो ए का जगह में 2 कर दिए, दैट मीन्स आपका ये सेकेंड प्रेफरेंस है। इसी तरह से डी को आपने 3 कर दिए तो थर्ड प्रेफरेंस दिया, और ये तीनों में से अगर कोई नहीं बनता है तो आपने लास्ट सी को आपने 4 दे दिए। दैट मीन्स यहाँ पर आपने लास्ट प्रेफरेंस दिया सी को। दैट मीन्स इच कैंडिडेट को यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, सेकंड प्रेफरेंस किसको देंगे, थर्ड प्रेफरेंस किसको देंगे, फोर्थ प्रेफरेंस किसको देंगे, यहाँ आपको मेंशन करना होता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं आपका कैंडिडेट है ABCD, ठीक है। टोटल 4 कैंडिडेट है, ठीक है। तो टोटल 4 कैंडिडेट में अब हम लोग देखते हैं आपका, जैसे कि फर्स्ट राउंड का आपका इलेक्शन भी हो गए, ठीक है। तो इलेक्शन हो गया तो अब काउंटिंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो 45% जो वोट वैल्यू मिला ए को मान के चलते, दैट मीन्स 45% जो लोगों ने प्रीफरेंस दिया फर्स्ट प्रीफरेंस ए को, 45% लोगों ने फर्स्ट प्रीफरेंस ए को दिया, ठीक है। इसी तरह से 30% लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस बी को दिया, 15% ने फर्स्ट प्रेफरेंस सी को दिया, 10% ने फर्स्ट प्रेफरेंस डी को दिया। तो टोटल कितना हुआ, 45 + 30 + 15 + 10, 100, ठीक है। दैट मीन्स हम लोगों ने यहाँ पर टोटल वैलिड वोट को 100 एज्यूम किया है, ठीक है, उसको मान के चले हैं। तो 100 में से 45% लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस दिया ए को, 30% लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया बी को, 15% लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया सी को, 10% लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया डी को। तो हो गया 100%। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कोटा के लिए अगर टोटल वैलिड वोट 100 है तो कोटा के लिए हमको चाहिए 51 चाहिए कोटा के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जब फर्स्ट काउंटिंग हुआ तो किसी को 51 मिला है, किसी को नहीं मिला। फर्स्ट प्रेफरेंस में ए को 45 ही मिला, बी को 30, सी को 15, डी को 10। तो कोटा किसी ने भी पूरा कर नहीं पाए, ए बी सी डी किसी ने पूरा कर नहीं पाए। तो फर्स्ट काउंटिंग में यहाँ पर कोई भी प्रेसिडेंट बन नहीं पाया। तो अब सेकेंड काउंटिंग जाएगा। तो सेकेंड काउंटिंग जाने के लिए आप यहाँ पर यही होता है कि फर्स्ट काउंटिंग में किसी एक कैंडिडेट को जो कोटा उसको चाहिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन विन करने के लिए, जीतने के लिए, वो नहीं मिला। तो यहाँ जितना कैंडिडेट है उनमें से सबसे कम वोट जिसको मिला है उसको
इलेक्शन से बाहर कर देते हैं, ठीक है, काउंटिंग से बाहर कर देते हैं। अब यहाँ पर ABCD में सबसे कम किसको मिला है? डेफिनेटली डी को मिला है। तो डी को हम लोग यहाँ प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर कर देंगे। तो डी को जैसे ही बाहर कर देंगे तो 10% लोग ऐसे थे जिन लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस डी को दिया। अब इसका जो वोट जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा A, B एंड C में। A, B एंड C में वोट ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर वोट यूज किया है प्रिफरेंशियल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रिफरेंशियल मीन्स आप कैंडिडेट में से किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं, किसको सेकंड प्रेफरेंस, किसको थर्ड प्रेफरेंस, किसको फोर्थ प्रेफरेंस, ये हो गया प्रेफरेंशियल। अब यहाँ पर ट्रांसफरेबल वोट कहने का मतलब डी फर्स्ट काउंटिंग में किसी को भी कोटा जो चाहिए था 51 नहीं मिला, तो यहाँ पर सबसे कम वोट जिस कैंडिडेट को मिला है उसको रेस से आउट कर देगा, और रेस से आउट करके उसका जो वोट जो है वो बाकी कैंडिडेट में बांटा जाएगा। इसी को कहते हैं ट्रांसफर, दैट मीन्स उसका वोट ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ डी को सबसे कम वोट मिला है तो डी का वोट ट्रांसफर हो जाएगा A, B एंड C में। अब क्या ऐसे ही ट्रांसफर कर देंगे? जैसा मन चाहे वैसे ही ट्रांसफर कर देंगे। डी का पास 10 वोट है, ठीक है, वो 10 वोट क्या हम ऐसे ही मन से ए को ऑलरेडी 45 था तो उसको ज़्यादा दे करके बी को थोड़ा कम, सी को और कम, ऐसे तो नहीं कर सकते। ये तो था फर्स्ट प्रेफरेंस में 45% लोगों ने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, ठीक है ना। बी को 30% ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, सी को 15% ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, डी को 10% ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। तो डी को जिन 10% ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया तो सेकंड प्रेफरेंस भी तो डी को जो फर्स्ट प्रेफरेंस देने वाले जो 10% लोग जो है तो सेकंड प्रेफरेंस ये लोग ने किसी को तो दिया होगा। डी को ना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया तो सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया होगा? डी को छोड़ करके ए को दिया होगा, बी को दिया होगा, सी को दिया होगा, ठीक है। तो डी का अब 10% वोट किस तरह से ट्रांसफर होता है ए, बी एंड सी में, वो देखिए, ठीक है। डी का 10% वोट किस तरह से ट्रांसफर होगा? तो 10% लोग जिन लोगों ने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया तो सेकंड प्रेफरेंस मान के चलते हैं उनमें से 6% ने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस दिया, ठीक है, और बी को 4% ने सेकंड प्रेफरेंस दिया, सी को नहीं दिया सपोज, ठीक। दैट मीन्स 10% लोगों ने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस तो दे ही दिया। तो डी को फर्स्ट प्रेफरेंस देने वाले 10% वाले लोग जो है, ठीक है, ये लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस डेफिनेटली किसी ना किसी को दिया है, तो ए, बी और सी को ही दिया होगा। तो वही 10% में से 6% ने सेकेंड प्रेफरेंस ए को दिया है सपोज, 4% ने बी को सेकेंड प्रेफरेंस दिया होगा, ठीक है। तो 6 एंड 4 10 तो हो गया ऑटोमेटिकली। तो ओके, डी का वोट अब ट्रांसफ़र हो गया ए एंड बी में। अब काउंटिंग करेंगे, ए का पास कितना हो गया? 45 + 6 कितना होगा? 51 हो जाएगा, कोटा उनका पूरा हो गया। दैट मीन्स यहाँ प्रेसिडेंट अब कौन बनेगा? सेकेंड राउंड का काउंटिंग में अब प्रेसिडेंट बन गया आपका ए, ठीक है। और इंडिया में जनरली ज़्यादातर फर्स्ट काउंटिंग में ही हो जाता है, डिक्लेयर हो जाता है प्रेसिडेंट। एक ही बार हुआ है, सेकेंड काउंटिंग तक गया, ठीक है। अब कभी ऐसा ज़रूरत पड़े थर्ड काउंटिंग फोर्थ काउंटिंग तक भी जाए, तो ये सिंपल एक लॉजिक था, ठीक है। ये आप लोग को अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है। इससे अगर और थर्ड काउंटिंग फोर्थ काउंटिंग तक जाना पड़े तो थोड़ा वो ओके, हम लोग यहाँ पर समझेंगे अब फिर थोड़ा हाई लेवल में, ठीक है। दैट मीन्स
जो पहले हम लोग सीखे थे, थोड़ा आपका इजी स्टेप था। दैट मीन्स जनरली फर्स्ट काउंटिंग में ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाते हैं, और एक ही बार हुआ है कि सेकेंड काउंटिंग तक गए। जनरली थर्ड काउंटिंग और फोर्थ काउंटिंग तक जाता नहीं है। तो फिर भी जो भी हो, कभी ऐसा सिचुएशन आए तो उसके लेकर के भी देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर भी एज्यूम कर रहे टोटल वैलिड वोट 100, तो कोटा हो जाएगा 100। दैट मीन्स टोटल वैलिड वोट डिवाइडेड बाई 2 + 1 दैट इज 51। ओके, अगर एज्यूम करेंगे 100 टोटल वैलिड वोट तो कोटा हो जाएगा 51। तो अब देखते हैं कैंडिडेट से ABCD। तो 100 में से 40% लोगों ने A को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, 30% लोगों ने B को फर्स्ट प्रेफरेंस, 20% लोगों ने C को फर्स्ट प्रेफरेंस, 10% लोगों ने D को फर्स्ट प्रेफरेंस। तो टोटल 100 हो गया। 40, 30, 20, 10 टोटल का ऐड करेंगे 100 हो गया। तो अब यहाँ पर जब काउंटिंग करेंगे तो 40% A को 40, B को 30, C को 20, D को 10, तो 51 चाहिए कोटा। तो किसी का 51 है ही नहीं, कोटा क्वालिफाई नहीं किए, तो प्रेसिडेंट यहाँ डिक्लेयर नहीं हो पाएगा। तो फिर सेकेंड काउंटिंग होगा। तो सेकेंड काउंटिंग के लिए प्रोसेस तो वही है कि जिस कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिला है वो रेस से आउट हो जाएगा और उसका वोट बाकी रिमेनिंग कैंडिडेट में बटा जाएगा। तो ABCD में सबसे कम वोट D का है, A का 40 है, B का 30 है, C का 20 है, D का 10 है। तो D रेस से आउट, और D का 10 वोट जो है ABC में बटा जाएगा। अब बटेंगे कैसे? तो वो 10% लोग जिन लोगों ने D को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, तो सेकेंड प्रेफरेंस भी तो दिया होगा, थर्ड प्रेफरेंस भी तो दिया होगा, फोर्थ प्रेफरेंस भी तो दिया होगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखते 10% लोग जिन लोगों ने D को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, तो सेकेंड प्रेफरेंस किसको देगा? D को तो फर्स्ट प्रेफरेंस दे चुका है, तो सेकेंड प्रेफरेंस A, B और C को ही देगा। तो मान के चलते हैं उनमें से 1% ने, ठीक है, A को सेकेंड प्रेफरेंस दिया, 7 ने B को सेकेंड प्रेफरेंस दिया, 2 ने C को सेकेंड प्रेफरेंस दिया। तो 7 + 2 + 1 10 हो गया, ठीक है। तो सेकेंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसका वोट ट्रांसफर हो जाएगा ABC में। अब A का टोटल वोट वैल्यू हो जाएगा 40 + 1 41, B का 30 + 7 37, C का 20 + 2 22। फिर भी यहाँ कोटा किसी का नहीं हुआ, 51 किसी का हुआ ही नहीं। तो सेकेंड काउंटिंग में भी आपका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ। तो प्रोसेस सेम है। और फिर जिस कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिला है वो रेस से फिर आउट हो जाएगा। D आउट हो चुका है। अब बारी किसका है? A का पास है 40 + 1 41, B का पास है 30 + 7 37, C का पास है 20 + 2 22। तो सबसे कम C का ही है, तो C रेस से आउट हो जाएगा। तो C जैसे रेस से आउट हो जाएगा तो C का पास जो वोट है 20 + 2 22, ये A एंड B में ट्रांसफर हो जाएगा। तो A एंड B में ट्रांसफर कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट C का पास जो वोट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, C 20 एंड C 2, 20 + 2 22 हो गया। C 20 एंड C 2 में डिवाइड इसीलिए कर रहे 2 पार्ट में। C को ये 20 वोट जो है फर्स्ट प्रेफरेंस में मिला था, और 2 जो वोट जो है फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं मिला, ये सेकेंड प्रेफरेंस में मिला। दैट मीन्स D जब रेस से आउट हुआ तो D से वोट ट्रांसफर होकर के आया वोट है ये सेकेंड प्रेफरेंस वाला वोट जो है 2, ठीक है। तो इसलिए 2 पार्ट में इसको बांट दिए। तो पहले C 20 वाला देखते हैं। वो 20% लोग जिन लोगों ने C को फर्स्ट प्रेफरेंस जो दिया था, C को फर्स्ट प्रेफरेंस जो दिया, तो सेकेंड प्रेफरेंस किसको देगा?
डेफिनेटली ए को देगा, बी को देगा, डी को भी देगा, जबकि डी रेस से आउट है। किंतु जिन लोगों ने, ये 20% लोगों ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, तो सेकेंड प्रेफरेंस में नाम मेंशन किया होगा, ए का, बी का, डी का भी। तो सपोज करके चलते हैं, इनमें से 5 ने ए को सेकेंड प्रेफरेंस दिया, 12 ने बी को सेकेंड प्रेफरेंस दिया, 3 ने डी को सेकेंड प्रेफरेंस दिया। ठीक है, तो 12 + 3 + 5 20 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए डी ऑलरेडी रेस से आउट है, तो इसलिए ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, हमको रखना है ए एंड बी ही, डी रेस से आउट था, किंतु वोट तो मिला है 20% लोग, जिन लोगों ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, तो सेकेंड प्रेफरेंस तो डी को भी दिया है। तो ये जो 3% लोग हैं, जिन लोगों ने डी को सेकेंड प्रेफरेंस में रखा है, सी को तो फर्स्ट प्रेफरेंस में रख ही चुका है, डी को सेकेंड में रखा है, तो थर्ड में किसको रखेगा? बचेगा ए एंड बी। तो यही देखना है हमको, थर्ड में ये जो 3% लोग, जिन लोगों ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा था, डी को सेकेंड प्रेफरेंस में, तो थर्ड प्रेफरेंस में आप रखिएगा या तो ए को या तो बी को ही। तो मान के चलते हैं, इनमें से 1% ने ए को थर्ड प्रेफरेंस में रखा, बी को 2% ने थर्ड प्रेफरेंस में रखा, तो 2 + 1 3 हो ही गया। दैट मीन्स अब यहाँ पर डी का वोट भी ट्रांसफर हो गया ए एंड बी में। अब यहाँ पर ए का पास 5 प्लस ए का पास 1, ए 5 + 1 6 हो गया, बी का पास 12 प्लस बी का पास 2 14 हो गए। ठीक है, 20 वाला प्रॉब्लम सॉल्व। अब 2 वाला, C2 वाला में देखते हैं, वो पार्ट में C2, ये जो वोट है 2 वोट जो सी को मिला था, ये फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं मिला था, ये सेकेंड प्रेफरेंस में मिला था। डी जब रेस से आउट हुआ तो उसका वोट ट्रांसफर होकर के इनका पास आया था। तो यहाँ पर आप देखिए, सी का पास जो ये 2 वोट है, ठीक है, ये जो 2 वोट है, ये तो 2 वोट वैल्यू है, इन लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस ऑलरेडी डी को दे चुका है, क्योंकि डी से ट्रांसफर होके आएंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस डी को दे चुका है, सेकेंड प्रेफरेंस सी को दिया था, तो थर्ड प्रेफरेंस किसको देगा? डेफिनेटली या तो ए को या तो बी को। तो मान के चलते हैं, इनमें से 2 में से एक ने, 1% ने ए को थर्ड प्रेफरेंस दिया, 1% ने बी को थर्ड प्रेफरेंस दिया, तो हो गया टोटल ए का पास 5 + ए 1 6 + ए 1 7, ए का पास टोटल 7, बी का पास 12 + 2 + 1 15। तो आप यहाँ पर ऐड कर देते, ए का पास ऑलरेडी 40 था, और सेकेंड काउंटिंग में जब डी का वोट ऐड हुआ तो 1 ऐड हुआ, तो 40 + 1 हुआ, और अब जब सी का भी वोट ट्रांसफर होकर के इनका पास आया 7 आ गया, तो टोटल इनका पास 48 हो गया। ठीक है, और इसी तरह से बी का पास 30 था ही फर्स्ट प्रेफरेंस में, और डी से ट्रांसफ़र होकर के जो वोट मिला 7 इसको मिला, और इसी तरह से सी से ट्रांसफ़र होकर के जो वोट टोटल मिला इनको 15 मिला, तो इनका पास 52 हो गया। तो ऑलरेडी 51 चाहिए हमको कोटा, यहाँ 52 हो गया, तो प्रेसिडेंटल कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। दैट मीन्स प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाएगा यहाँ पर कैंडिडेट बी। ओके।